Hi everyone, a very good afternoon to all. Am I clearly audible and visible? Okay, good evening Apurva, Ahar Ritik, Deepti, everyone beta. So am I clearly audible and visible? Okay, that's great. Very good. So should we start? आज की क्लास स्टार्ट की जाए. आई एम फाइन बेटा. आई एम फिट एंड फाइन. ओके, सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा. First of all, today I am feeling very sad. Why एकता? ओके, घर पे अकेली कोई बात नहीं है बेटा. इंजॉय करते हैं हम लोग. क्लास में तो इतने सारे लोग हैं ना साथ में, है ना. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल बेटा. चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग. द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज माय वीडियो इज ब्लर. ओके, चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना. आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग माय पेज. थोड़ा स्लोली. सोहम, लास्ट क्लास ज्यादा फास्ट चला गया था क्या? लास्ट क्लास वाज फास्ट. यस सर. जबकि बेटा लास्ट क्लास में बहुत छोटी मोटी बहुत कम चीजें पढ़ी थी हमने. आज सही में रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना. तो चलो मैं आज पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ. आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय टुडेज लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू कवर फ्यू थिंग्स. देखो आज एक बात और बोल दूं मैं. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी न्यूमेरिकल, बट इस पोर्शन से बेसिकली न्यूमेरिकल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज बोर्ड्स में नहीं बेटा, नहीं, दो क्लास पहले स्टार्ट हो चुका था. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स ही ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे नीट एग्जामिनेशन में, बिकॉज ये नीट के ही सिलेबस का पार्ट है. लास्ट ईयर तो इसे बोर्ड के सिलेबस में नहीं रखा गया था, है ना. इट वाज नॉट कीप्ड इन द सिलेबस ऑफ बोर्ड. सो अगर लास्ट ईयर नहीं था तो इस साल तो नहीं ही रखेंगे, है ना. बट नीट में है, सो नीट में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. गुड आफ्टरनून बेटा. सो नीट में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना. तो बोर्ड्स के लिए नहीं. बोर्ड्स में जब लास्ट ईयर नहीं था तो इस साल तो नहीं होना है ना. सो नीड नॉट टू वरी. हाँ, उससे पहले के ईयर्स में हुआ करता था. सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी क्वेश्चन बिकॉज लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू रीड. आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं, तो हम आज कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं. वी विल टेक क्लास इन मंडे, ऑन मंडे. टुमारो वी विल हैव वन क्लास. हमारी कल भी क्लास होनी है. कल की जो क्लास है वो जैसे मॉर्निंग में होती थी वैसे मॉर्निंग में होगी, है ना, फ्रॉम 9:30. एंड इन दैट क्लास वी विल रीड लॉजिक गेट्स. और लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर, इन दोनों के क्वेश्चंस हम लोग सब मंडे को लेंगे, है ना. तो मंडे को वी हैव अ क्वेश्चन क्लास एक्चुअली. ठीक है, तो चलो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं. ओके, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द ट्रांजिस्टर पार्ट. ट्रांजिस्टर को क्या, जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर. बेटा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया था. आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि हमारे पास मान लो क्या है बेटा. एक साइड हम लोग वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, डैम है हमारा, और दूसरे साइड हम लोग वाटर को रिलीज कर रहे हैं. अगर हमारे पास रिलीज करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड जोन हो, कम ही जोन हो, है ना, जैसे मान लो मेरे पास सिर्फ दो गेट्स हैं जिनको मैंने ओपन कर रखे हैं, तो क्या आउटपुट साइड के करंट को आप रेगुलेट नहीं कर सकते? इट विल बी रेगुलेटेड ना. इस साइड इनपुट साइड में कितनी भी चीजें आती रहे, डजेंट मैटर, आउटपुट हमारा क्या है, हमेशा रेगुलेटेड है. दैट्स व्हाई यू कैन यूज इट लाइक अ रेगुलेटर. और आप ऐसा कह सकते हो जैसे जीनर डायोड किस में वर्क करता है हमारा, वो सिर्फ ब्रेकआउट जोन में, जहां पे ब्रेक डाउन हो चुका हो उस जोन में वर्क करता है. और कोई ट्रांजिस्टर आप रखते तो वो तो खराब हो गया रहता, वो तो वर्क ही नहीं करता. वो वहां वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि आप उसको रेगुलेटर की तरह ही यूज में लेकर वहां आ सकते हो.
इज इट ओके? तो रेगुलेटर का मतलब हुआ कि हम लोग किसी चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने का मतलब हुआ कि हम लोग आउटपुट को अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं वैसे जगह पे। ठीक है, चलो फिर कंट्रोल कर सकते हैं एग्जैक्टली तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स रिलेटेड विथ ट्रांजिस्टर टुडे। आज मैं आपको ट्रांजिस्टर से जुड़ी हुई बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके बेसिक्स को जानेंगे, आफ्टर दैट इसके वर्किंग को समझेंगे, देन ट्रांजिस्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को समझेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर द इट्स यूजेस एप्लीकेशन पार्ट, लाइक ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर, एज ए स्विच, एज एन ऑक्सीलेटर। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। मैं सबसे पहले बेटा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज मैंने कुछ बोर्ड्स प्रिपेयर कर रखे हैं, है ना। प्रिपेयर इसलिए कर रखे हैं क्योंकि मुझे लिखना ज्यादा था, तो मैंने प्रिपेयर किए हैं। मैं आज आपको समझाने पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांजिस्टर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे हमारे एक एक टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप दो दो दूसरे टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर देते हो। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। सिंपल भाषा में अगर समझो तो P को दो N के बीच में सैंडविच कर दिया, या N को दो P के बीच में सैंडविच कर दिया, तो वैसे केस में हम लोग इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिस्टर बोलेंगे। आप इसे ट्रायोड का नाम भी दे सकते हो। ट्रायोड क्यों बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके पास तीन टर्मिनल्स होने वाले हैं। ठीक है ना, वी हैव थ्री टर्मिनल्स, हमारे पास तीन होंगे, दैट्स वाई आप इसको ट्रायोड भी बोल सकते हो। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन ट्रांजिस्टर। दो जंक्शंस बनते हैं, इसको हम लोग जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से भी जान सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन ट्रांजिस्टर टू। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमारे दिमाग में क्लियरली रहनी चाहिए। अब देखो, ये जो तीन पार्ट मैंने बताए हैं, इनको मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द डायग्राम। देखो बेटा, आप डायग्राम पे ध्यान दो। मैं आपको पॉइंटर के हेल्प से यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ इसको। हाइलाइटर पॉइंटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ N, P और N हमें दिखाई दे रहा है। P is sandwiched between 2N and here you can see N is sandwiched between 2P. Is it okay or not? Just tell me बेटा, yes or no. Is this point is clear or not? यहाँ पे बेटा ये जो तीन अलग अलग ब्लॉक्स मुझे दिखाई दिए, आपको दिख रहा होगा दो साइड्स हमारे थोड़े से ज्यादा विड्थ वाले हैं और जो बीच वाला पोर्शन है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ जो दोनों साइड के पोर्शन हैं उनको हम लोग इमिटर और कलेक्टर के नाम से जानते हैं रिस्पेक्टिवली, एंड द सैंडविच्ड पार्ट जो बीच का पार्ट है, इट इज बेसिकली नोन एज बेस। ओके, वन साइड इज इमिटर, द सेकेंड साइड इज कलेक्टर, एंड इन बिटवीन देयर इज बेस। ओके, इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, ये एक्चुअली जो हम लोग सर्किट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस ब्लॉक के फॉर्म में नहीं करते। हम जनरली इन्हें सर्कल बना के, जो मैंने दो इस साइड और इस साइड जो दो डायग्राम्स बनाए हैं, इनके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास, अगर हम लोग ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो वी कैन से दैट, देखो यहाँ पे एक बेस दिखाई दे रहा है हमें, है ना। ये जो आपका वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ बनाया है जो बेस की तरह काम कर रहा है, उससे जो कनेक्टेड हमारी एक लाइन है, इसको दोनों जगह पे देखो हमने बेस दिया है। इसके बाद दो अदर लाइंस हमने बनाई है, एक इमिटर है और एक कलेक्टर है। हम इमिटर और कलेक्टर को कैसे पहचानेंगे? तो देखो, इमिटर के पास आप हमेशा ध्यान से देखो, एक एरो मार्क लगा हुआ है, या तो वो बाहर की ओर जाता हुआ एरो है या अंदर आता हुआ एरो है ना। तो इस एरो मार्क से हम इसे पहचानेंगे कि ये हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है। अगर एरो मार्क हमारा बाहर जाता हुआ हुआ तो आई विल राइट दिस वन इज NPN ट्रांजिस्टर। एंड इफ ये जो एरो मार्क है हमारे पास ये अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड PNP ट्रांजिस्टर। क्या अभी तक जो मैंने इसके कंस्ट्रक्शन और इसके रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी बातें बताई, इज इट ओके टू यू? इज इट फाइन विथ यू? सर दिस T is base, exactly बेटा, this T is basically base। हाँ, अभी जस्ट 2 मिनट होल्ड कर लो बेटा, मैं अभी सब बता रहा हूँ। वो अभी तक जो मैंने आपसे पूछा, क्या ये NPN और PNP पहचानने में कोई दिक्कत है?
इसको हम पहचान सकते हैं इजी वे में। क्या है, क्या है ये बात हम लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है? ओके, रिपीट डियर एंड प्लीज, मैं समझा नहीं वंशिका। डायरेक्शन, ओके बेटा। अगर देखो यहाँ पे बेस से ये जो इमीटर वाली लाइन है ना, यहां से ये लाइन अगर बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, देन इट इज कॉल्ड एनपीएन। एंड इफ द लाइन इज जस्ट कमिंग टूवर्ड्स इट, देखो जो एरो मार्क है वो आपका बेस की तरफ दिखाई दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड पीएनपी। ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे तीन पार्ट है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब इन तीनों से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखो जैसा कि डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो इमीटर है उसकी साइज मॉडरेट है, हमारा जो पी है, जो हमारे पास बेस है, वो बहुत ही छोटा है। एंड वी कैन सी द थर्ड वन, द कलेक्टर वन, इट्स साइज इज वेरी लार्ज। तो यू कैन इजिली से दैट कि यहाँ पे हमारा इमीटर जो होगा वो मॉडरेट साइज का होगा, हमारा जो बेस होगा ये बहुत ही थिन होगा, वेरी थिन होगा, और जो कलेक्टर है इट्स साइज इज क्वाइट लार्ज, है ना। रीजन आपको मैं समझाता हूं। यह जो इमिटर है ना, इमिटर बेसिकली चार्ज कैरियर्स के सोर्स की तरह काम करता है। समिका अगर थोड़ा वेट करोगे तो ना, अभी तो मैंने सिर्फ पहचानने के लिए बताया, क्यों है उसके लिए तो उसके कंस्ट्रक्शन पे चलना पड़ेगा ना, है ना। उसको उसके वर्किंग को समझना पड़ेगा ना कि क्यों मार्क लगाया है, ये तब क्लियर हो पाएगा। तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। वे बस मैंने पहचानने के लिए बताया कि आपको दो ट्रांजिस्टर दे दिए गए हैं, आप एनपीएन और पीएनपी देखकर पहचान सकते हो, यस और नो। बस मैंने इतना सिखाया है, पहचान सकते हैं। इसके जो तीन टर्मिनल्स हैं, कौन सा इमिटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, आर वी एबल टू आइडेंटिफाई दीज थ्री टर्मिनल्स? अगेन द आंसर इज यस, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैंने सबसे पहले विड्थ के बेसिस पे इसके बारे में बताया कि हमारा इमिटर हमेशा मॉडरेट साइज का होगा, जो हमारा बेस होगा इट इज वेरी थिन, एंड द कलेक्टर साइज इज वेरी लार्ज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारे पास इमिटर जो है इट विल बिहेव लाइक द सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, and if it will represent the it will just behave like a source of charge carrier, तो इसे हाईली डोप होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डोपिंग हो रही होगी यहाँ पे, क्योंकि जिससे ये आराम से सोर्स की तरह बिहेव कर सके, ठीक है ना। तो सोर्स की तरह बिहेव करना है किसको, कहां से हमारे चार्ज कैरियर्स हमें मिलेंगे, सबसे ज्यादा हमारे इमिटर से मिलेंगे। तो इमिटर से जो हमारे चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं हमें, इसलिए उसको हमें हाईली डोप बनाना पड़ेगा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज बेस। अब देखो इमिटर से जस्ट बेस जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो डिफ्यूज होके कहाँ जाएंगे, बेस में जाएंगे। बट बेस में उनको रुकना नहीं है, क्योंकि उसे मैंने बहुत थिन बना रखा है। बहुत ही कम जो हमारे चार्ज कैरियर्स होंगे वो उस बेस के पास रुकेंगे, अदरवाइज बाकी के जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, आगे की ओर डिफ्यूज कर जाएंगे, है ना। तो थिन बनाने का मेन रीजन क्या हुआ कि बेस के पास होल्ड नहीं करना है, उसे ज्यादा रुकना नहीं है, तुरंत उसे क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। And most of the charge carriers will reach in the collector part. That's why it is called collector. तो जो चार्ज कैरियर्स हमारे इमिटर से डिफ्यूज करना स्टार्ट किए, वो कलेक्ट कहाँ हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जमा कहाँ हो रहे हैं, फाइनली फिर जाकर जहां से फिर वो आगे जाएंगे वो हम कलेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन पोर्शन हो गया, इमिटर बेसिकली इमिट कर रहा है, बेस जस्ट उसे थोड़ा सा स्लाइड कर, उसे आगे की ओर पास ऑन करा रहा है, और कलेक्टर हमारा क्या कर रहा है, उसे कलेक्ट कर रहा है, और इससे हमारा पूरा सर्किट फिर वायर से जुड़े हुए हो या सोर्स से जुड़े हुए हो, जिससे हमारा सर्किट यहाँ पे पूरा होगा। इज इट फाइन? अब इनके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। इमिटर जो होगा ये हाईली डोप्ड होगा, हमारा जो बेस होगा ये बहुत ही ज्यादा लाइटली डोप्ड होगा, बहुत ही कम डोपिंग हो रखी होगी वहां पे। और हमारा कलेक्टर जो है इट इज मॉडरेटली डोप्ड, वो डोपिंग तो वहां भी होगी बट इट इज मॉडरेटली डोप्ड। देखो ये पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे एक एक करके मेंशन कर दिए। सबसे पहले इमिटर के बारे में मैंने बोला है, इट इज ऑफ मॉडरेट साइज। इमिटर कैसा होना है, इट इज ऑफ मॉडरेट साइज। द सेकेंड थिंग एज आई टोल्ड यू, इट इज हाईली डोप। हाईली डोप बिकॉज इट हैज टू बी, इसको कैसा बिहेव करना है, इसको बिहेव करना है किसकी तरह, सोर्स की तरह। दैट्स वाई आई हैड जस्ट रिटन दैट कि ये क्या है, हमारा हाईली डोप्ड होने वाला है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेस। एज आई टोल्ड यू, बेस इज वेरी थिन। बेस हमारा क्या है, बहुत थिन है, और हम लोगों ने उसको रखा कैसा है, बिल्कुल लाइटली डोप्ड करके रखा है। फाइनली थर्ड वन, कलेक्टर हमारा रिलेटिवली इन दोनों के रिलेटिव में लार्ज होगा, एंड यू कैन से दैट इट इज मॉडरेटली डोप्ड। तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर सपोज टू रिमेंबर। ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को यूज कर रहा हूं, हाँ बाकी थोड़ा सा होल्ड ऑन बेटा। देख, हड़बड़ी किसी भी चीज में जो है ना, क्वेश्चन आंसर कब तब होगा जब ट्रांजिस्टर के सारे बात को आप समझ लोगे। अब सोच के देखो, मेरी एक बात को थोड़ा सा ध्यान में दिमाग में लेकर आना। क्या एक बार में अभी आप बोलोगे सर ये जो लाइन है ये ऐसी क्यों बना दी है, अब वो उल्टोगे बोलोगे वहां ये लाइन सर ऐसे क्यों बनी है, कैसे पहुंचेंगे? अभी पहुंचने तो दे, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं एंटरटेन करूंगा, बट लेट मी फिनिश द पार्ट्स फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन सब आएंगे आपके धीरे धीरे, है ना, थोड़ा सा होल्ड कर लो। आते हैं आगे। देखो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्मिनल्स हैं, एंड इट विल बिहेव लाइक आउटपुट। मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट और इनपुट ये दोनों के दोनों हमें प्रोवाइड करने वाला है। मुझे पता है इनपुट के लिए दो टर्मिनल्स चाहिए, और आउटपुट के लिए भी कितने टर्मिनल्स चाहिए, हमें दो टर्मिनल्स चाहिए। मतलब हमारे पास टोटल टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट है 4, एंड वी हैव ओनली 3 टर्मिनल्स। सो एक चीज यहाँ पे क्लियरली दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जब कभी भी हम ट्रांजिस्टर को कहीं यूज में लेकर आएंगे, व्हेन इट विल यूज समवेयर इन द सर्किट, किसी सर्किट में लगाने के लिए, तो इसका इमिटर, बेस या कलेक्टर, इन तीनों में से एक जो है वो इनपुट साइड में भी होगा और आउटपुट साइड में भी होगा। मींस एक कॉमन टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इनपुट साइड में वी रिक्वायर 2 टर्मिनल्स, in the output side we require 2 terminals, but we have three different type of semiconductors here, three extrinsic semiconductors here। तो हमें इन तीन टर्मिनल्स के थ्रू 4 टर्मिनल्स को फॉर्म करना है। तो हाउ इट विल फॉर्म, अगर इनमें से एक कोई दोनों साइड में कॉमन हो जाए, इनपुट और आउटपुट साइड में कॉमन हो जाए, देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल। सो या तो ये बेस इसके इनपुट आउटपुट दोनों में होगा, तो उसे हम कॉमन बेस अरेंजमेंट कहेंगे। अगर हमारे पास इमिटर दोनों साइड में होगा, इट इज कॉल्ड कॉमन इमिटर अरेंजमेंट। और अगर हमारा कलेक्टर दोनों साइड में कनेक्टेड रहेगा, तो इसे हम लोग कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट कहेंगे। नॉर्मली अगर मैं ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूं, ट्रांजिस्टर के वर्किंग के बारे में बात करूं, तो हमेशा इसका जो एक टर्मिनल है इमिटर और बेस का, इमिटर और बेस एक दूसरे के आसपास है ना, ये देखो इमिटर है, दूसरा उसके साथ बेस लगा हुआ है। तो इमिटर और बेस जो होगा ये हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड में लगा हुआ होगा। मींस जब आप इसके साथ सोर्स को अटैच करोगे तो क्या करोगे, अगर ये पीएनपी है तो हम लोग अकॉर्डिंगली वहां पे बैटरी लगाएंगे जिससे वो फॉरवर्ड बायस्ड में हो, और अगर वो एनपीएन है तो वैसे केस में भी हम अकॉर्डिंगली ही वहां पे बैटरीज को पुट करेंगे। एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन, the base collector junction is basically attached in reverse bias। वो किस में लगा हुआ रहेगा आपका, रिवर्स बायस में लगा हुआ होगा। तो हमेशा याद क्या रखना है, इमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज अटैच्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड, एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज अटैच्ड इन रिवर्स बायस। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बाकी अब आपके क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अब जब मैंने यहाँ एनपीएन बनाया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, तो देखो ये इसका इमिटर है, इट इज इट्स बेस, एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। यू कैन से दैट कि इमिटर और बेस का जो जंक्शन है, यहाँ पे देखो हमने बैटरी को किस तरह से कनेक्ट किया। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विथ पी साइड, है ना, पी के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव साइड जो है हमारा वो किसके साथ कनेक्टेड हुआ है, वो हमारा ई से कनेक्टेड हुआ है, यहाँ पे एन से कनेक्ट हुआ है। तो क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया? आप इसको देखो फर्स्ट वाले डायग्राम को, क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड में है? यू कैन से दैट हियर इट इज इन फॉरवर्ड बायस्ड। और सेकेंड साइड में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका एन जो है वो पी टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं इसे पॉइंट कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं है ना, दोबारा से कर दे रहा हूं।
ओके, नाउ मेरा पॉइंटर आपको मेरे हैंड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है बेटा? इट इज सीन ऑन द योर स्क्रीन? नहीं, हाथ ऐसे उंगली बनी हुई नहीं दिख रही है ऐसे व्हाइट कलर में? अभी भी नहीं दिख रही है? देखो, स्टिल नॉट एबल टू सी। ये क्या हो गया? ओके, ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे में आई वॉज यूजिंग द पॉइंटर टूल एंड हियर ये पॉइंटर टूल पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं है, मैं पेन से रिप्रेजेंट करते जा रहा हूँ, है ना? नाउ विजिबल, अब दिख रहा है? अच्छा, ओके। तो मैं यही आपको पॉइंटर टूल से ही दिखाना चाह रहा था, कोई बात नहीं है। अब दिख रहा है तो बढ़िया है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे आपके पास P है, दिस वन इज बेसिकली P। हाँ, दिस वन इज बेसिकली P एंड P इज कनेक्टेड विथ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और यहाँ देखो आपके पास ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विथ है ना? आप अगर सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर वाले साइड को देखो तो क्या ये फॉरवर्ड बायस हो गया? यस या नो? जस्ट टेल मी यस और नो, इज इट फॉरवर्ड बायस्ड? हाँ या ना? यही होता है ना? हम लोग अगर इसको डायोड मान लो ये जो एन और पी है, जो ईबी है, इसको मैं अगर डायोड की तरह ट्रीट कर लूं तो एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ना चाहिए और पी को किससे जोड़ना चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल से। इट इज समथिंग लाइक दिस। आप सेकेंड साइड में देखो तो इस बार हमारे पास बेस और कलेक्टर है, इट मींस पी एंड एन। अगर ये रिवर्स बायस में है तो P should be connected with the negative terminal of the battery and N should be connected with the positive terminal of battery। क्या ये भी हमें क्लियरली यहां दिखाई दे रहा है? इट मींस अगर हम NPN को देखें तो NPN इज रिप्रेजेंटिंग द सेम, जो हम लोग अभी इसके प्रीवियस पेज में यहाँ देख रहे थे, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस। इट इज जस्ट फॉलोइंग दैट, ये इस चीज को फॉलो कर रहा है। अब सिमिलरली इसके नीचे की बात को भी मत समझना, अभी जस्ट आप वापस आ जाओ पीएनपी में। यहाँ पे पीएनपी को ध्यान से देखो। मान लो मैं पीएनपी में इसी चीज को बनाना चाहता, मेरे दिमाग में आई हैव अ कंफ्यूजन दैट इज इट ओनली वैलिड फॉर एनपीएन और पीएनपी टू? तो पीएनपी के लिए भी मैं देख रहा हूँ। पीएनपी पे देखते तो पी साइड इज जस्ट कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस एन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इज इट फाइन? यहां तक क्लियर है? ये भी क्या हो गया हमारा? फॉरवर्ड बायस। एंड सेकेंड साइड में देखते हैं, N is connected with the positive terminal of the battery and P is connected with the negative terminal of the battery. It means this is in reverse bias. So hopefully कनेक्शन आपको क्लियर हो गया है। जो कनेक्शन अभी मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस में लगा हुआ होगा, इट इज जस्ट क्लियर टू यू। इज इट फाइन? क्या ये सभी को क्लियर है? एवरीवन प्लीज लेट मी नो बेटा, इट इज फाइन? ओके, महक, चैतन्य, प्रिया, ओके बेटा, दैट्स ग्रेट। चलो फिर तो आगे बढ़ाता हूँ मैं। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। मैं यहाँ से अब आपको आगे के पॉइंट पे लेकर आता हूँ, है ना? मैं अब अगले पॉइंट पे लेकर जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी अगली बात को समझना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगला पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे, कि अगर मैं ये जो हमारा ई और बी के बीच में लगा हुआ बैटरी है, इसको मैं यहाँ पे VEB से रिप्रेजेंट करूँ, मैं बेस और कलेक्टर के बीच वाले को VCB से रिप्रेजेंट करूं। अब करंट की बारी आती है। करंट मैंने आज क्या बताया था आपको शुरुआत में ही, कि हमेशा हमारा इमिटर जो होगा वो यहाँ पे सोर्स की तरह, मतलब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स के सप्लायर की तरह, इमिटर की तरह बिहेव करेगा। तो देखो मैंने इसीलिए इमिटर से यहाँ पे करंट को निकलता हुआ दिखाई दिया है ना? इमिटर से करंट चल रहा है, बैटरी के डायरेक्शन को ही आप ऑब्जर्व करो, इससे भी आप कह सकते हो कि करंट यहीं से निकल रहा होगा। And after that, you can see it is divided into two parts. One part is going inside the base and the second part is going inside the, दूसरा पार्ट कहाँ चला जा रहा है बेटा? यहाँ पे दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कि it is going into the collector. डन है? अब इसी डायग्राम को जब हम पीएनपी में देखते हैं तो बैटरी के टर्मिनल्स को अगर हम फॉलो करें तो हम कहेंगे कि हमारे सी से करंट निकल रहा होगा, हमारे बी से करंट निकल रहा होगा, बोथ आर जस्ट combining here and after that they will reach at point P। क्या ये दोनों बातें आपके दिमाग में क्लियरली जा रही हैं?
एनपीएन में आपको इमिटर से करंट निकलता हुआ दिख रहा है और पीएनपी में ये हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको जो यहाँ पे सिंबल्स मैंने दो बताए थे कि एक जगह पे ये सिंबल बाहर की ओर होगा, दूसरी जगह पे ये कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। क्या ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ कि क्यों ये सिंबल बोला था? एनपीएन में जस्ट करंट इज जस्ट कमिंग आउट, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग करंट इन आउटसाइड, है ना, बाहर की ओर निकलता दिखाया था। एंड सेकेंड में करंट इज जस्ट कमिंग इनसाइड, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल सॉरी हम लोग इसलिए वहां पे करंट को आता हुआ इंडिकेट कर रहे हैं। कहाँ उल्टा हो गया? बैटरी की डायरेक्शन, बेटा ये बैटरी अगर है तो किधर करंट को मूव कराएगी? इसी में करंट को मूव कराएगी ना। तो यही तो करंट का डायरेक्शन होता है। वी आर डूइंग द सेम। ये बैटरी है तो बैटरी के कारण करंट को फ्लो इसी तरह से होना चाहिए था ना। देखो इसी डायरेक्शन में तो फ्लो हो रहा है यहाँ पर। इज इट ओके? तो कोई कन्वेंशन में उल्टा नहीं है बेटा, जो हम लोग आज तक लेते आए थे वही कन्वेंशन है यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास एक टर्मिनल कॉमन होना चाहिए। क्या कोई टर्मिनल कॉमन है हमारे पास? Is there some terminal is common? Exactly. Here you can see base is common. So you can say that such type of configuration should be known as common base configuration. इसको कहीं जरूरत पड़ी तो मैं किस नाम से जान सकता हूँ? Common base के नाम से जान सकता हूँ। Is it fine? And the current which is coming out from this NPN can be taken as IE. I for emitter. So IE. ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I base and I collector. So I will write IE is equal to IB plus IC. अब बहुत आराम से आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे डिफ्यूजन हो रहा होगा। डिफ्यूज हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता हुआ बेस से होता हुआ कहाँ चला गया? कलेक्टर के अंदर चला गया, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड सेकेंड वाले में मैं बोलूंगा कि होल जो है हमारे पास, होल जो है हमारे पास, होल्स सिंपली क्या हुए हैं यहाँ पे? होल्स जो है वो डिफ्यूज होते हुए सिंपली बेस से पास होते हुए हमारे कलेक्टर के पास चले गए हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर सपोज टू स्टडी। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। इज इट ओके? क्लियर है क्या सभी को बेटा? यहां तक आगे की बातों पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये जो अच्छा कॉमन बेस का पार्ट किसी को सुनना था, एक मिनट ऋतिक, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू बेटा। आप देखो बीसी में भी बी है आपका और ईवी में भी बी है आपका, है ना। ईसी में भी बी, ईबी में भी बी है और बीसी में भी बी है हमारा, है क्या? आप देखो बेस जो है हमारे आउटपुट मतलब दूसरे साइड से भी कनेक्टेड है और हमारे फ्रंट वाले पहले वाले साइड से भी कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस वन इज कॉमन बेस। बेस इज कनेक्टेड विथ बोथ द साइड्स। ओके, अब देखो यहाँ जो रेजिस्टेंस है, आई एम राइटिंग इट आर इनपुट। ये इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है और यहाँ जो हम लोगों के पास रेजिस्टेंस है इसको हम लोग यहाँ पे आर आउटपुट के नाम से जानेंगे, आर आउट। ओके, यहाँ मैं इसको क्या लिख रहा हूँ बेटा? आर इन एंड दिस वन इज कंसिडर्ड एज आर आउट हियर। अब आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बड़ा होता है या छोटा होता है? फॉरवर्ड बायस में वेरी स्मॉल। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो क्या करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी? करंट बहुत ज्यादा रहेगा, एब्सोल्युटली। और अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो इन रिवर्स बायस व्हाट हैपन? इन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एंड इफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई करंट शुड बी वेरी स्मॉल। ये बात तो बिल्कुल क्लियरली दिमाग में जानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे तो रेजिस्टेंस के बारे में ऐसे इंफॉर्मेशन आप इजीली दे सकते हो, है ना। कहीं पे भी जरूरत पड़ी देखो प्रिया, जो आपका आंसर है open circuit and short circuit, it is for ideal situation. Here we are not discussing the ideal situation. So high और low बोले वही ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, है ना। महक, मैंने बस इतना बोला बेटा कि एनपीएन में आपके जो कैरियर्स ज्यादातर बनेंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एन से एन में क्या ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। एंड दिस पी में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। दैट्स व्हाई हमारा जो पीएनपी होगा यहाँ पे होल्स जो होंगे वो हमारे चार्ज को कैरी करने में बेसिकली यूज में आएंगे। इज इट फाइन? चलो बेटा, तो मैं अब आगे आ रहा था, आगे की बात बताऊं आपको।
मैं बोल रहा हूं कि यहाँ होता क्या है, आई ई से मान लो मैंने 10 एम्पियर करंट निकाला बेटा, तो हमें पता है बेस में बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही लाइटली डोप्ड है, वहां से तुरंत डिफ्यूज होके वो आगे निकल जाएगा, है ना। और बाकी सारा बचा करंट कहाँ चला गया, कलेक्टर में। तो जो डिवीजन हमें देखने को मिलता है वो इस तरह का होता है कि बेस के पास सिर्फ 5% करंट जा रहा है एंड द 95% करंट इज गोइंग टू द collector part. So the same thing is written here. You can see that I had written this one is 5%, this one is 95%. Is it fine? And finally मैंने आपको बताया है कि जो हमारा IC है, हमारा IC बेसिकली हमको मिली एम्पियर में दिखाई देगा, बड़ी वैल्यू रखेगा, और जो IB है हमारी, इसकी वैल्यू इतनी छोटी होगी कि हम लोग इसको माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ओके, क्या ये बात मेरी पूरी तरह से क्लियर है आपको? ओके, तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग आउटपुट करंट और इनपुट करंट इन दोनों के रेशियो के बारे में बात करें, तो आई विल राइट IC इज द आउटपुट करंट एंड IE इज द इनपुट करंट, सो देयर रेशियो इज IC डिवाइडेड बाय IE विच इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा लेस देन 1 होगा अगर हम कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो। पीएनपी में बेटा करंट जाने और आने की तो देखो, ये तो मैंने डायरेक्शंस के लिए आपको सिर्फ बताया। अदरवाइज अगर आप इतने दिन तक मतलब 2-3 दिन से सेमीकंडक्टर पढ़ते हुए अगर हम ये बोले कि करंट कहाँ से निकल रहा है और करंट कहाँ जा रहा है, इससे हम आउटपुट और इनपुट डिसाइड करें, तो ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना। हमने तो सिंपल वे में यहाँ क्या जाना है कि हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं और वो कैसे डिफ्यूज करके मूव कर रहे हैं, हम तो ये सीखना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे डिफ्यूजन तो हर बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा ई से, एक जगह पे होल्स हैं इसलिए मुझे करंट का डायरेक्शन ये दिख रहा है, और एक जगह चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हमें करंट का डायरेक्शन ये दिख रहा है। अदरवाइज अदरवाइज हमारे पास हर बार इमिटर सोर्स है और इमिटर से डिफ्यूज होते हुए हमारे चार्ज कैरियर्स किधर जा रहे हैं, कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं। यही यहाँ पे मेन फैक्ट है जो कि हमें यहाँ पे समझना है ना। रेशियो मैंने बोला बेटा कि हमारे पास जो इमिटर है, मान लो उसने 10 एम्पियर करंट निकाला है, तो उसका 5% ही बेस के पास जा रहा है, बाकी 90% 95% जो डिवाइड हुआ है वो कहाँ जाएगा, कलेक्टर के पास। दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा है बेटा कि IB इज ओनली 5% एंड IC इज अराउंड 95%। डन। चलो फिर अब यहां से आगे आते हैं। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट in which I am just mentioning that कि हम लोगों के पास जो ट्रांजिस्टर सर्किट है वो 3 डिफरेंट तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में वर्क कर सकता है। पहला है हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड वन इज बेसिकली नोन एज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड द थर्ड वन इज नोन एज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली दीज टू आर नॉट इन आवर सिलेबस। अभी जो मैं आपको कॉमन बेस पढ़ा रहा था वो एक्चुअल में हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आता है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि हमारे पास कॉमन बेस वो होता है। कॉमन बेस बेसिकली हमारे वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए ही काम आ जाता है, इसलिए हम उसको सेपरेटली पढ़ते नहीं है। बट हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो है हमारा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सो वी विल जस्ट स्टिक विद द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ओनली, है ना। हम किसके साथ स्टिक करेंगे, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टिक करेंगे। बाकी नेम्स तो हमें पता चल गए। वंशिका जस्ट वेट बेटा, इट विल कम अगेन, है ना, वो दोबारा आएगा। जब दोबारा आएगा तो हम लोग देख लेंगे वहां, ठीक है ना, दोबारा आएगा तो देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा हूँ बेटा कॉमन इमिटर। अब देखो कुछ बातें हैं यहीं पे पहले मैं क्लियर करता चलता हूँ। अभी जैसे उन्होंने लेस देन 1 का क्वेश्चन पूछा, तो सिंपली बेटा अगर कॉमन बेस है कहीं पे, तो बेस जो है ना ही इनपुट में आने वाला है ना ही आउटपुट में आप इसको जोड़ोगे। इसके अलावा 2 टर्मिनल्स कौन कौन से हैं आपके पास, आपके पास एक इमिटर है, दूसरा क्या है, कलेक्टर। तो इमिटर को हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, इमिटर वाले करंट को क्या मानेंगे, इनपुट करंट, और आउटपुट किसको मानेंगे, जो कलेक्टर साइड जा रहा है। सो IC डिवाइडेड बाई IE इज बेसिकली रेशियो ऑफ करंट इन दिस केस, विच इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। इसको हम लोग वहां पे किस नाम से जानते हैं, एम्पलीफिकेशन के नाम से। मतलब हम लोगों का जो कलेक्टर का करंट है, हमारे पास जो इमिटर का करंट है, द रेशियो ऑफ दीज टू इज नोन एज एम्पलीफिकेशन।
एंड यहाँ पे सिंस करंट के एम्पलीफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, सो वी विल राइट करंट एम्पलीफिकेशन. तो इन द केस ऑफ कॉमन बेस यू शुड राइट करंट एम्पलीफिकेशन इज अल्फा. और अल्फा क्या होगा यहाँ पे? अल्फा इज डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई ई. आप बोलोगे सर ये डेल्टा वेल्टा क्यों लगा रहे हैं? एक्चुअली बेटा हम लोग चेंज की बात करते हैं. हम लोग यहाँ पे होने वाले चेंज के रेशियो के बारे में बात करते हैं. ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में खासकर जब हम बात कर रहे हैं तो, है ना. और अगर हम इसी जगह पे डीसी करंट की बात कर रहे होते, जैसे ये मैंने आई एसी के लिए लिख दिया है, अल्फा सॉरी, और अगर मैं इसी चीज को डीसी के लिए लिखता तो आई विल राइट आई सी डिवाइडेड बाई आई ई हियर. मैं इसको क्या रिप्रेजेंट करता है? आई सी डिवाइडेड बाई करता. लॉजिक तो समझ में आ गया ना. मैंने बोला इनपुट कौन सा है हमारा? आई ई. आउटपुट कौन सा है मेरे पास? आई सी. जो कॉमन रहेगा वो हमारा कभी भी इनपुट या आउटपुट के करंट को बताने के काम नहीं आएगा. यहाँ पे बेस का करंट जो है वो इनपुट या आउटपुट को बताने के काम नहीं आ रहा. अब आप बताओ मुझे, अगर आई ई ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ था तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा लेस देन 1 होगी? इज इट फाइन और नॉट? क्या अब ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि एसी में चेंजेस करंट हमेशा बदल रहा होता है, डीसी में वो कांस्टेंट होता है ना. हाँ बेटा, अल्फा इज बेसिकली करंट एम्पलीफिकेशन. ये क्या है बेसिकली हमारे पास? इट इज करंट एम्पलीफिकेशन. डीसी में करंट फिक्स होता है, बट एसी में क्या है, वो हमारा वेरी कर रहा होता है. दैट्स व्हाई हमने डेल्टा यूज किया है. आपके लिए ये बस लिखने के कॉपी की सज्जा का काम मत करेगा, ये है ना, कॉपी सजाने के काम आएगा. अदरवाइज कहीं पे भी करंट ही लिखा जाएगा आपका. जिस जगह भी होगा तो बोला जाएगा बेस करंट, कहीं भी होगा तो लिखा जाएगा इमीटर करंट. तो आप टेंशन मत लो इसकी, ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बोला आज क्वेश्चन ले नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास. वी कैन नॉट टेक क्वेश्चन टुडे. इसलिए बस आज के लिए तो इतना बस दिमाग में रखो कि ये चेंज को बता रहा है. अदरवाइज क्वेश्चन देखते तो वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि बेस करंट क्या है, कलेक्टर करंट क्या है. होपफुली बेटा अब तक की बातें मेरी क्लियर है. अब देखो, जैसे ही मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको दी, अब दूसरा इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेटिवली इजियर हो गया. कैसे? अब आप खुद बताओ, अगर मैं कॉमन इमिटर की बात करूंगा तो इस बार किसके करंट को हम लोगों को नहीं लेना चाहिए? कॉमन इमिटर के कॉन्फ़िगरेशन में किसके करंट को कंसीडर नहीं करना है? इमिटर के. अगर इमिटर के नहीं करेंगे तो इस बार बेस वाला क्या होगा? हमारा इनपुट की तरह बिहेव करेगा, और कलेक्टर वाला हमारा क्या होगा? आउटपुट की तरह बिहेव करेगा. एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड महक. तो क्या हम आराम से ये बात लिख सकते हैं? तो आई विल राइट दिस टाइम बीटा. आई विल राइट बीटा एसी, दैट इज करंट एम्पलीफिकेशन. इस बार हमारे पास करंट एम्पलीफिकेशन क्या हो गया? इसको मैंने बीटा के नाम से जान लिया. एंड दिस बीटा एसी इज डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी. एंड इफ आई एम राइटिंग अबाउट डीसी, मैं इसी को लिखूंगा बेटा आई सी डिवाइडेड बाई आई बी. डन है क्या? और आप खुद बताओ, क्या इस बार जो हमारा एम्पलीफिकेशन है ये हमारा 1 से बड़ा होने वाला है क्या? एक 5%, दूसरा क्या होता है बेटा? एक होता है 5%, दूसरा होता है 95% अराउंड, है ना. तो इसका मतलब है क्या ये 1 से बहुत बड़ा होगा? दैट्स वाई एम्पलीफिकेशन एक्शन जब कभी भी पढ़ना होगा हमें तो हम लोग इसीलिए किसको प्रेफर करते हैं? हम लोग इस इमिटर वाले को प्रेफर करते हैं. मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्यों प्रेफर करते हैं? इज इट फाइन? किसी ने पूछा बीटा एसी, आई डिडंट गेट. बीटा एसी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ. देखो आपके पास, अगर आप इसी अरेंजमेंट को भी देखते रहो तो यहाँ से दो करंट थे ना, इनपुट साइड में दो थे, आउटपुट में भी दो थे. इनपुट साइड में किसको किसको लेते? आई ई को और आई बी को लेते, और आउटपुट साइड में मैं आई बी और आई सी को कंसीडर ऐसे करता. यही होना चाहिए था. लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि जिसको भी कॉमन मानोगे उसके करंट को हम नहीं कंसीडर कर सकते. तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन इमिटर ले रहा हूं तो मैं आई ई को कंसीडर कर ही नहीं सकता. तो इनपुट में कौन बचा मेरे पास? आई बी. और आउटपुट में कौन है मेरे पास? आई सी. सो आई एम जस्ट टेकिंग देयर रेशियो टू गेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीफिकेशन. डन? इज इट फाइन? तो क्लियर है क्या बच्चों? जो बातें अभी तक मैंने बोली आपने नोट डाउन भी कर लिया है?
सो चलो आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, है ना, आगे बढ़ाता हूँ नाउ। मैं आगे आ रहा हूँ बेटा, मतलब आपको देखकर लग रहा होगा कि मतलब मैंने क्लास के पहले ही एक क्लास ले ली है ना। एक्चुअली बेटा मुझे आज ये करना पड़ा क्योंकि डायग्राम्स बनाने में पिछली क्लास में इतना टाइम जा रहा था ना, है ना, डायग्राम्स बनाने में डर लग गया है इसे देखकर। ओके कोई बात नहीं, समझाऊंगा तो नहीं डर लगेगा। एक्चुअली बेटा मैं जब पिछली क्लास दे रहा था ना तो डायग्राम्स बनाने में बहुत टाइम निकल रहा था। दैट्स वाई मैंने क्या किया, आज डायग्राम्स बना लिए पहले ही, सो दैट कि ज्यादा परेशानी ना हो, है ना। कि इसको मैं बना रहा था तब तक आप लोग का पूरा टाइम वेस्ट होता। आज मैं समझाने पे थोड़ा इसलिए ज्यादा दे पा रहा हूँ टाइम, है ना। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड नाउ। हाँ मोस्ट ऑफ टाइम, मैंने वही तो बोला कि मैंने आज पहले से ज्यादा मेहनत कर रखी है। हाँ बेटा, वी हैव टू रीड द सी कॉन्फ़िगरेशन ओनली, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग द सी कॉन्फ़िगरेशन हियर। चलो फिर आते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग यू, एकता ऐसा बाकियों के साथ नहीं हो रहा है बेटा। अगर आपके साथ हो रहा है प्लीज कंसल्ट टेक्निकल टीम, दे विल हेल्प यू, है ना। हाँ एक बार आप ऐसा करो कि पूरा पूरा का पूरा जो है बंद कर लो, लॉग आउट करो और फिर से एक बार री लॉग इन कर लो, इट विल हेल्प यू, है ना। चलो फिर आते हैं बेटा। तो मैं बता रहा था आपको सी कॉन्फ़िगरेशन। सी कॉन्फ़िगरेशन में देखो ये ब्लॉक डायग्राम के जगह पे मैंने यहाँ पे ये सर्कल वाला डायग्राम बनाया है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल दिखता है ना। तो इसीलिए जनरली अब यही जो डायग्राम पिछला था ना आपका, इसको मैं सर्कल वाले डायग्राम से बनाता तो थोड़ा भारी भरकम लगता। अदरवाइज इसमें है कुछ खास नहीं, है बस सिंपल सा यही डायग्राम जो अभी हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पे क्या करता, मैं बोलता कि भाई ऐसा है, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बना दो, है ना। ये कॉमन इमीटर है, एक मैं बेस के साथ इसको जोड़ देता, एक साइड से मैं क्या करता, इसको कलेक्टर के साथ जोड़ देता। आपको लगता है आसान सा है ना। ये डायग्राम आपके लिए क्या हो जाता, आसान हो जाता। ये इमीटर है, इमीटर दोनों के साथ जुड़ा है, बेस हमारा एक ही के साथ जुड़ा है और ये कलेक्टर है, तो आप बोलते हैं नहीं सर इजी है। अब इसी को मैंने क्या किया, मैंने जो आपके पैकेज में जिस तरह का डायग्राम बना हुआ है, मैंने उस डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ा भारी भरकम लगने लग गया, है ना। एक्चुअली ये है नहीं भारी भरकम, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, क्या मैं इसको इमीटर, इसको बेस और इसे मैं कलेक्टर कह सकता हूं। नाउ यू कैन सी वन थिंग, हाँ बेटा, और ये जो एरो मार्क है ये हमें बता रहा है कि इट इज नथिंग बट एनपीएन। यहाँ ये हमने लिया क्या है, ये एनपीएन ले रखा है। दिस इज आवर एनपीएन ट्रांजिस्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हियर यू कैन सी इमीटर एंड बेस इज कनेक्टेड। ये देखो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास इमीटर है, बोथ आर कनेक्टेड। जब कनेक्ट किया है हमने, तो सिंस ये हमारे पास एनपीएन है, सिंस ये हमारे पास क्या है, एनपीएन है, इसलिए मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि ई जो है हमारे पास ये क्या हो, हमारे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और हमारा जो बेस है जो कि पी है, ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ। इज इट ओके? जल्दी से देखकर मुझे बताओ, इज इट ओके? नाउ यू कैन सी हियर आर इनपुट, इट इज इनपुट रेजिस्टेंस। हमारे पास ये मैंने VBB लिखा है, VBB का मतलब सिर्फ वोल्टेज को बताने के लिए है ना। एक्चुअल में हम इसे VBE नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि VBE का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों के पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये मेरे पास VBE होना चाहिए था ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे VBE नहीं लिखा है। यहाँ जो सोर्स है इसको आप V इनपुट भी कह सकते थे, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे VBB से इसे रिप्रेजेंट किया क्योंकि बुक्स में VBB लिखते हैं इसके लिए। नाउ कम टू द सेकंड साइड। देखो सेकंड साइड में तो दोनों के दोनों N है या दोनों के दोनों P है, आप ऐसा कह सकते हो ना। यहाँ NPN है तो दोनों के दोनों N है, अदरवाइज ये दोनों के दोनों क्या होते, P होते। तो इसके लिए अगर मैं ये बोलूँ स्पेसिफिक कि N P के साथ जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव साइड के साथ जुड़ना चाहिए, और P हमारे नेगेटिव के साथ, तो ये कहना सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात मेरी समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे
जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ये सिंपल वे में करंट को फॉलो करते हुए हमने ड्रॉ कर दिया है कि ई से करंट निकल रहा है, सी के साइड भी जाएगा और बी के साइड भी जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे बैटरी बना दी है। मैं समझा नहीं आपकी बात को, नॉट गेटिंग दिस डायग्राम। डायग्राम ही तो अभी सिखा रहा हूं बेटा, मैं डायग्राम ही तो अभी बता रहा हूं आपको। मैंने सबसे पहले क्या बताया, मैंने बताया कि अगर हम लोग इसके इनपुट साइड के डायग्राम को देखें, है ना। अच्छा, मैं अगर इसके इनपुट साइड के डायग्राम को आपको बताऊं, ओके, तो आप पॉइंटर को फॉलो करो बेटा, तो हो सकता है आपको फायदा हो। पॉइंटर दिख रहा है आपको? पॉइंटर दिख रहा है, पहले ये मुझे बताओ। नहीं, फिर से नहीं दिख रहा है, क्या चक्कर है ये। नाउ बेटा माय पॉइंटर इज सीइंग, ये दिखाई दे रहा है पॉइंटर? ओके, ये हो क्या रहा है पता नहीं, है ना। मुझे दिख रहा था पिछली बार, आपको नहीं दिख रहा था। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये बी है हमारे पास, ये बेस है और ये इमीटर है। तो बेस और इमीटर को मैंने किससे कनेक्ट किया? इमीटर हमारा एन है, मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया। और बी हमारा पी है, तो इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया। ओके, यहाँ हमारे पास ये आर इनपुट है और यहाँ ये हमने बैटरी जो लगाई है एक्सटर्नल, उसको हमने वीबीबी का नाम दिया है। अब अगर बेस और इमीटर के बीच का कोई मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, तो ये हमारे पास वीबीई है। और इसको निकालने का एक और तरीका है, मैं इन दोनों पॉइंट्स के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल लूं, तब भी तो वो वीबीई ही देगा ना मुझे, इसलिए मैंने इससे वीबीई को कैलकुलेट कर लिया है। इज इट फाइन नाउ? डन है। अब आते हैं दूसरे साइड में। दूसरे साइड में बेटा सी और ई, ये दोनों के दोनों एन है या दोनों के दोनों पी होते, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपसे ये बोलूं कि मैं बैटरी का कोई स्पेशल टर्मिनल लगा के इसे एक्सप्लेन करता, इट इज नॉट ओके। ये ओके तो हो नहीं सकता था कभी कि एन पी के साथ या पी एन के साथ कुछ ऐसा जुड़ा होगा तभी हम मानेंगे, ये तो होगा नहीं। इसलिए हमने करंट के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए डायग्राम बना दिया। इसका जो बैटरी है, ये देखो करंट के डायग्राम को फॉलो कर रहा है ना। करंट इसी सर्किट में इस तरह से होता है ना, जैसे मेरा पॉइंटर घूम रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है, उसी को फॉलो करते हुए देखो हमने यहाँ पे सेल लगाया है। आफ्टर दैट दिस वन इज लोड रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलने वाला है। अब मैं C से E तक की बात करूं यहाँ पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट C टू E, ये जो C है और ये E है, तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ VCE कहते हैं। देखो यहाँ पे VCE इन्हीं दोनों पॉइंट्स को निकालने के लिए यूज भी हुआ है क्या? इज इट ओके? तो कोई मुझसे VCE पूछे तो इट इज जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स C एंड E। ये इस बैटरी के पोटेंशियल को नहीं बता रहा है, ये किसको बता रहा है? ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। तो यू हैव टू राइट VCC माइनस IL इंटू RL, है ना। ये मुझे आपको आंसर देता है। तो इस तरह की चीजों को आपके दिमाग में क्लियरली रहना चाहिए। नाउ दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू? दिस इज NPN ट्रांजिस्टर बेटा, क्योंकि एरो का मार्क क्या है, बाहर की ओर निकल रहा है, तो इट इज NPN। अगर एरो मार्क आपका अंदर की ओर होता है, देन यू हैव टू से कि ये हमारे पास PNP है ना। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ाऊं यहां से। अब देखो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, एक है इनपुट साइड और दूसरा है आउटपुट साइड। अगर मैं इनपुट साइड की बात करूं तो इनपुट में करंट हमारे पास IB है, और अगर मैं वहां पोटेंशियल की बात करूं तो इट इज VBE। पोटेंशियल क्या है हमारे दोनों टर्मिनल्स के बीच का? VBE, एंड द इनपुट करंट इज बेसिकली IB। सो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा बनेगा ये हमेशा इन दोनों के बीच में बनेगा। As you can see here, I had just written this one. Input characteristics is between IB and emitter voltage, base emitter voltage, that is VBE। डन है क्या? आप चाहो तो यहाँ लिख भी देना, अदरवाइज कहीं हम मिस न कर जाए इस पॉइंट को। तो यू कैन जस्ट राइट IB, तो यहाँ लिखा हुआ है ही, IB is just written here. You can write this one is nothing but VBE. Hopefully you are getting my point. And the second thing, when we are writing the output characteristics, this time I will write the collector current, that can be written as IC, और यहाँ पे कलेक्टर इमिटर वोल्टेज क्या होगा? दिस वन इज बेसिकली VCE, यहाँ मैं इसको VCE लिखूंगा। डन है क्या? तो बाहर आउटपुट इस बार हमारे पास क्या है? VCE। करंट क्या है उस साइड का? IC।
इसलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स उन दोनों के बीच में, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IB इज द इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, एंड VBE इज द इनपुट वोल्टेज। दैट्स वाई इन दोनों के बीच में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। डन। तो यहां से आगे मैं बढ़ा रहा हूं आपको। आई एम जस्ट शोइंग यू द कैरेक्टरिस्टिक्स हियर। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे बोला बेटा VBB और कुछ नहीं है, ये आपके पास वोल्टेज है जो आपने यहाँ पे सोर्स जो लगाया है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही VCC जो आपने यहाँ पे सोर्स लगाया है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स, इट इज ओनली दैट। एक्सटर्नल, एग्जैक्टली बेटा, यहाँ जो आपने बाहर से लगा रखा है, एक्सटर्नली जो ऐड किया है। ओके चलो, तो सबने नोट डाउन भी कर लिया क्या इसको, एवरीवन? ओके बेटा। वो जो E से करंट जा रहा है वो IC ही। ओके, मुझसे ये मिस्टेक हो रखा था। वेरी गुड बेटा, आपने पकड़ लिया बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इट शुड बी IE बेटा, है ना? ये क्या होगा? IE होगा। थैंक यू वेरी मच। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको आगे लेकर आता हूं बेटा। आई एम जस्ट शोइंग यू द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो सिंपल, आप यहाँ पे इतनी सारी लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है तो इससे कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। पहली चीज है, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, अब इस पे लेकर आता हूँ। देखो अब तक जब डायोड पढ़ रहे थे तो एक इनपुट एक आउटपुट होता था, वेरिएशंस कम थी। यहां मैं जैसे भी एक भी करंट को, एक भी वोल्टेज को, मेरे पास यहाँ पे दो दो चीजें हैं ना जिसको मैं बदल सकता हूँ। VBB, VCC, इन दोनों में से किसी भी एक सोर्स को बदल दूं, किसी भी एक सोर्स को बदल दो, पूरा कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा कि नहीं? मैं यहाँ पे बेटा R इन आउट, R आउट है, कुछ भी है, R लोड है, इसमें से किसी एक को बदल दूं, क्या पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा? तो यहाँ पे वेरिएशंस बहुत ज्यादा है हमारे पास, इसलिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं तो बाकी पैरामीटर्स हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इसलिए हम उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। अब जैसे मैं जिस समय यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूं, किनके बीच का? IB और VBE के बीच का, IB और इस VBE के बीच का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वैसे केस में हम लोग यहाँ देखो, मुझसे गलती से लगता है बार बार E लिख गया है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ। ये एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास E नहीं है, ये क्या है? V है। हम लोग तो V से जान रहे थे ना इसको, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ऐसे केस में हम लोग हमेशा क्या लेंगे? हम लोग वोल्टेज को यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। ये VCE है हमारे पास, इट इज कांस्टेंट। ये हमारे पास VCE है, इट शुड बी कांस्टेंट। हियर इट इज VCE एंड इट इज आल्सो कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ किसको फिक्स करके देख रहे हैं? VCE को कांस्टेंट कर रहे हैं। और ये तीन लाइन नहीं है एक्चुअली, आप दो को भूले हो गए, सिर्फ एक को देखो, सिर्फ एक को देखना है। अगर हम सिर्फ एक को देखें यहाँ पे, तो पहली पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, वी नो दैट इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड, इनपुट साइड क्या है हमारा? फॉरवर्ड बायस्ड है, तो यूनिवर्सल फॉरवर्ड बायस्ड है हर जगह पे। तो अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है हमारा, तो क्या डायोड में जो फॉरवर्ड बायस के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखा था, क्या वो यहां भी फॉलो होना चाहिए? आंसर है यस, होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बेटा जो डायग्राम ही स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स नी वोल्टेज। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये नी वोल्टेज से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद ये ऊपर जाता हुआ मुझे लाइन दिखाई दे रहा है ना? तो ये बिल्कुल फॉरवर्ड बायस्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है। ये नी वोल्टेज से इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग तरीके के यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स कंसीडर करते हैं, तो शुरुआत में क्या होता है, जब तक आप 0.2, 0.4, 0.6 वोल्टेज जब तक आप वहां पे रखते हो, तब तक कभी कभार कोई करंट फ्लो ही नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोन हियर। बट जैसे ही हम उस वोल्टेज को, उस नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज यहाँ डाल देते हैं, ऑल ऑफ द सडन फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग इन द डायग्राम। और ये जो तीन लाइंस हैं, एक VCE की वैल्यू, VCE मैंने 8 वोल्ट लगा रखा था तो मुझे ये लाइन मिली थी। मैंने जब VCE 10 वोल्ट लगाया तो मुझे ये दूसरी लाइन मिल गई। VCE जब मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट रख दिया, वैसे 12 वोल्ट रख दिया, वैसे केस में मुझे ये तीसरी लाइन मिल गई। मींस ये जो लाइंस हैं आपको ये भी दिखा रही हैं कि इनके नेचर में मोर और लेस
कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरी तरह से फॉरवर्ड बायस की तरह ही है, बट उसमें जो है जैसे जैसे हम वेरिएशन ला रहे हैं वैसे वैसे लाइंस हमारी थोड़ी बहुत शिफ्ट कर जा रही है, नथिंग एल्स। क्या ये बात भी मेरी क्लियरली दिमाग में जा रही है? मैंने अभी जस्ट यही बोला बेटा कि आप अभी दो लाइंस को सीधे भूल जाओ, जस्ट सी वन लाइन, आप सिर्फ एक लाइन को देखो तो क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड जो हमारा नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड में हमने पढ़ा था क्या उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम ऐसे भी जानते हैं इनपुट साइड क्या होता है हमारा, वो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, दैट्स वाई हम इसे सिर्फ फॉरवर्ड बायस से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, तो मैंने यहाँ पे VCE को पहले 8 वोल्ट फिक्स किया था तो एक लाइन मुझे मिली थी, मैंने उसी VCE को जैसे ही 10 वोल्ट बना दिया, द लाइन इज डिफरेंट, लाइन दूसरी मुझे मिल रही है जो कि उसके पैरेलल है, और थर्ड मैंने जैसे ही उस VCE की वैल्यू को 12 वोल्ट किया, वी हैव सीन दिस डिफरेंट लाइन। हाँ एग्जैक्टली बेटा, नी वोल्टेज भी मेरा डिफरेंट होगा, यहाँ पे जो हमारा जो नी वोल्टेज है वो भी हमारे डिफरेंट VCE की वैल्यू पर डिफरेंट रहेगा, स्लाइटली चेंज करेगा, देखो बहुत का चेंज नहीं है, 0.2 से 0.4 वोल्ट, इट इज नॉट वेरी लार्ज चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपको ये देखने को नहीं मिला हुआ है यहाँ पे। सो आगे आता हूँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट रिवर्स है बेटा, आप अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो तो क्या आपका रिवर्स बायस का अरेंजमेंट जो होता था वो कुछ ऐसा ही होता था, करंट शुरुआत में थोड़ा बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया, क्या ऐसा ही होता था अरेंजमेंट? क्या इट इज जस्ट लाइक दैट? क्या ये जो आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है या कुछ ये कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है क्या? ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ IBs है। मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा आप क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पे सिर्फ एक लाइन को कंसीडर करो, बाकी को भूल जाओ, है ना, सिर्फ एक लाइन को कंसीडर करो, तो देखो तो शुरुआत में हमारा करंट बढ़ा और आफ्टर दैट इट विल बिकम जस्ट कांस्टेंट, क्या वही कांस्टेंट वाला जो डायग्राम हमने रिवर्स बायस में देखा था, क्या यहाँ भी वही कैरेक्टरिस्टिक है? But when I am changing the value of IB, like I am just increasing the value of IB, then corresponding value of IC will also increase. जो corresponding value मेरी IC की होगी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई चली जाएगी, जो कि मुझे इस जगह पे दिख रहा है। Is it fine? तो पहला वाला बेसिकली फॉरवर्ड बायस को दिखा रहा है, दूसरा वाला और कुछ नहीं बेटा, ये रिवर्स बायस वाले नेचर को शो कर रहा है। इट इज जस्ट क्वाइट सिमिलर विद दैट। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। नहीं बेटा, यहाँ ब्रेकडाउन नहीं होगा, यहाँ ब्रेकडाउन को नहीं पढ़ना है ना? इज इट फाइन टिल नाउ? ओके, तो आगे बढ़ सकता हूं मैं यहाँ से। अब देखो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, अब आ जाते हैं हम इसके मैथमेटिकल पार्ट में। As we know that resistances in the case of semiconductor is not constant, it is basically dynamic। वो कैसी होती हैं? डायनेमिक होती हैं। तो यहाँ जो इनपुट साइड है वहां हम इनपुट के वोल्टेज को इनपुट के करंट से डिवाइड करेंगे तो इनपुट का हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, और अगर हम लोग आउटपुट के वोल्टेज को आउटपुट के करंट से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। दे आर बेसिकली डायनेमिक रेजिस्टेंसेस इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। बोथ आर बेसिकली डायनेमिक रेजिस्टेंसेस। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? इट इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट, द वैल्यू इज गोइंग टू वेरी हियर, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ ये चेंज कर सकता है। सो शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन? क्या ये भी नोट कर लिया आपने? हैव यू रिटन दिस वन? बस बेटा आपको अभी दोनों जगह पे क्या बताया था मैंने, यहाँ VCE को कांस्टेंट किया है, यहाँ किसको कांस्टेंट मान लिया है? आईबी को कांस्टेंट मान लिया है। तो दोनों में बस इन्हीं बातों को लिखा भी गया है। जब मैंने इनपुट को लिया है तो मैंने VCE को कांस्टेंट कर दिया है, एक किसी कांस्टेंट वैल्यू पे ये निकाला है हमने, दूसरे किसी कांस्टेंट वैल्यू पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसी तरह से आईबी की वैल्यू को कांस्टेंट करने के बाद हमने ये आर आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट की है ना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईबीज। चलो आगे आते हैं। नाउ कम टू द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। देखो ये सर्किट देख के डरना नहीं है, ये सर्किट पिछला ही सर्किट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओनली to keep the voltage constant we are just putting two capacitors, otherwise the circuit is quite similar, there is no any change in this circuit। जो सर्किट हमारा था एक्चुअल में ये C कॉन्फ़िगरेशन ही है, तो C कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट थोड़ी ना बदल जाएगा, सर्किट तो हमारे पास वही रहेगा ना। तो सर्किट हमारा वही है बेटा, सर्किट में कोई चेंज नहीं है, सर्किट इज क्वाइट सिमिलर।
ओनली थिंग इज चेंज्ड कि यहाँ पे हमने C1 C2 लिख दिया है, दो कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है, वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, तो करंट को मेंटेन करता है, इसलिए इसको लगाया है। आप उसको भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उसको सीधे भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। था, ये सर्किट्स बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए आते थे, बट नाउ अब नहीं आते हैं, है ना। दिस चैप्टर इज नॉट बेटा, दिस टॉपिक इज नॉट इन बोर्ड। चैप्टर तो है ही, ये टॉपिक नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है ना। चलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं, तो आगे की ओर आते हैं। अभी तो देखो आप लोग का मीटिंग है 3 तारीख को लगता है ना, 3 दिसंबर को। कितना सिलेबस रहता है, कितना जाता है, सेकंड को ही है, ओके। तो अब कितना सिलेबस रहता है, कितना जाता है, उस दिन पता चलेगा, है ना। तो ये तो पता चलेगा उस दिन कि क्या बचेगा क्या जाएगा, या एक आध दिन के बाद। हाँ बेटा, ये हम लोग की नहीं, वो नीट की मतलब NTA की मीटिंग है पेरेंट्स के साथ। मतलब ओवरऑल वो कुछ ओपन जो होता है ना, ओपन मीट करेंगे, तो उस दिन अब क्या क्या होता है वो उस दिन डिसाइड होगा। तो आप लोग उसके बारे में चिंता मत करो, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाते हैं। तो आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि अगर हम इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है ना। एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है, हाँ बेटा, एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है ये समझना है हमें। तो एम्पलीफायर का मीनिंग होता है किसी चीज को एम्पलीफाई कर देना। घर में पहले, अब तो हो सकता है आप लोग इतना नहीं करते हो, हम लोग बचपन में जो है ना, मतलब मैं रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, नवोदय विद्यालय में, है ना। तो वहाँ क्या होता था कि जो माइक है, लाउड स्पीकर है, सुबह का जो प्रेयर होता था वो ये सब लगा के किया जाता था। तो हम लोगों का काम होता था, मतलब किसी को हाउस में दे दिया जाता था ये अरेंजमेंट कि आज जो है ये ग्रुप, 4 बच्चों का ये ग्रुप, ये सारा कुछ अरेंज करेगा। तो हम लोग ये जोड़ घटाव सारा हम लोग करते थे, कहाँ माइक लगा, कैसे लगा, क्या हुआ। तो वहां हमको एम्पलीफायर वर्ड सुन सुन के याद हो गया बिल्कुल। इसका काम क्या है, एम्पलीफाई करना। मैं बोल रहा हूँ धीरे, और ये माइक आपके कान तक इस बात को तेजी से पहुंचा रहा है, तेज आवाज में पहुंचा रहा है। तो इसने क्या किया, मेरे साउंड को एम्पलीफाई कर दिया, है ना। तो एम्पलीफिकेशन बेसिकली वैल्यू को इंक्रीज कराने के फैक्टर को बताने के काम आता है। तो यहाँ पे हम करंट को बढ़ा सकते हैं, पावर को बढ़ा सकते हैं। तो सी कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली पावर को ऐसे इंक्रीज करने के काम आता है, बट करंट के बारे में भी आप यहाँ पे मान सकते हो कि ये करंट को इंक्रीज करता है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट करंट दे रहे हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट करंट हमें प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ एम्पलीफिकेशन नहीं दिखाया है, आई शुड शो दैट, है ना, मुझे ये दिखा देना चाहिए था। तो मैं इसको मिटा के फिर से दिखा देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बेटा कि ये हमारा एम्पलीफाई कर दे रहा है। मतलब मान लो कि हमारे पास करंट जो आ रहा था यहाँ पे, उसकी वैल्यू कम थी, इट इज जस्ट एम्पलीफाइंग दैट। ये उसको जस्ट एम्पलीफाई कर दे रहा है, और एम्पलीफाई करके उसको बड़ा कर दे रहा है, ओके। पहले जो वैल्यू कम थी, इट इज नाउ एम्पलीफाइंग इट। ये जो वैल्यू छोटी सी आई थी, ये इसको बड़ा कर देगा। हाँ, ये बात श्योर है कि इसके फेज में किसी तरह का, सॉरी, इसके टी में किसी तरह का फर्क नहीं आएगा। अगर मान लो ये एसी इनपुट था हमारे पास, दिस वन वाज एसी इनपुट, तो ये एसी आउटपुट ही हमें दे रहा है। ये बात श्योर है कि इट इज प्रोवाइडिंग अस एसी आउटपुट, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। एंड द मेजर थिंग इज हियर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फाई। यू कैन से दैट इनपुट आउटपुट के बीच में हमारे पास फेज डिफरेंस जो है वो पाई का है। अगर हम लोग पॉजिटिव साइड से इनपुट दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइड से आउटपुट को स्टार्ट कर रहा है। इज इट फाइन। तो ये सी में ही होता है खासकर, तो ये इंफॉर्मेशन की तरह आप रख लेना। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये बोर्ड का पार्ट है नहीं, तो अब इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यू शुड जस्ट कीप इट इन योर माइंड। आप इसको दिमाग में रख लो तो आपके लिए बेहतर है ना। मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊं, आपको आगे लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ आई एम राइटिंग द गेन्स वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विथ करंट गेन। ऐसे में ये आपको पहले बता चुका। करंट गेन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। बीटा इज डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी। देन मैं एक रिक्वेस्ट करूं, सिंस वी हैव ओनली 15 मिनट्स, इफ बेटा आप मैनेज कर सकते हो थोड़ा बहुत फॉर माई से नोट्स के साथ, तो एक बार बेटा आप स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। कंप्लीट इट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास।
है ना, क्योंकि फिर मेरे स्लाइड्स बनाए हुए बर्बाद हो जाएंगे, काफी मेहनत से बनाया है, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ एक्चुअली बेटा, कि मेरे पास अभी 3-4 और स्लाइड्स हैं, मैं फिर उन्हें समझा नहीं पाऊंगा, है ना। चलो फिर तो आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको बता रहा था बेटा, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज गेन के बारे में बात करें, हम लोग यहाँ पे अगर वोल्टेज गेन की बात करें, तो वोल्टेज गेन क्या है हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसको जब मैं इनपुट से डिवाइड करूंगा, वी विल गेट द रिजल्ट, दैट इज वीसीई। मैं इसको एवी मानते हुए मैं इसको लिखता, तो मैं लिखता वीसीई डिवाइडेड बाय वीबीई। इज इट ओके और नॉट? या वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट इज द बेस्ट ऑप्शन? अब ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन, आप ऐसा ही लिखते ना। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगर मुझे वी आउट लिखना होता तो मैं क्या लिखता, करंट आउटपुट साइड का दैट इज आईसी, रेजिस्टेंस आउटपुट साइड का दैट इज आर आउट, वोल्टेज लिखना होता तो करंट इनपुट साइड का दैट इज आई बी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट साइड दैट इज आर इन। आई एम जस्ट राइटिंग this IC by IB can be written as beta, so I am writing here beta, and beta multiplied by R out divided by R in is our voltage gain. Done. Come to the next point. The next point is power gain. This time we are just supposed to write P out divided by P in. P out क्या है हमारे पास, I output का स्क्वायर multiplied by R output. P in क्या है अपने पास, I input square multiplied by R. Actually बेटा we are dealing with current only, तो current के टर्म में लिखो तो it will be better. I स्क्वायर R आप लिखो तो ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि हम उसी के टर्म्स में डील कर रहे हैं जनरली। करंट से ही, अभी वोल्टेज में भी मैंने क्या बोला, करंट और रेजिस्टेंस को ही तो मल्टीप्लाई करा है ना। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी शुड राइट बीटा एसी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर आउट बाई आर इन, और इसको कभी कभी बेटा रेजिस्टेंस गेन के नाम से हम जानते हैं। दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन रेजिस्टेंस गेन इज बीटा स्क्वायर एसी मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम लोग रेजिस्टेंस गेन के नाम से, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। इज इट फाइन नाउ? So these all informations are basically belongs to CE configuration. ये CE configuration से belong करने वाले informations हैं। Now I am taking you to the next part. The next part is, आप जानते हो बेटा मैंने कॉमन इमिटर बताया था, कॉमन बेस एक यहाँ पे बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अल्फा बीटा के रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपसे ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अल्फा AC in the case of common base is called डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईई, जो कि 1 से छोटा होता है, इतनी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन राइटिंग द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, है ना। अब ये रिलेशन कैसे बनेगा ये आपको बता दूं। वी ऑलरेडी नो वन थिंग, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। क्या हम सभी इस बात को जानते हैं? क्या हम सभी इस बात को जानते हैं, है ना? हाँ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, है ना। क्या हम इस बात को जानते हैं? आते हैं हम लोग, अगर इन सबको आईसी से डिवाइड कर दें, देन व्हाट वी विल गेट, आई ई डिवाइडेड बाई आई सी इज इक्वल टू आई बी डिवाइडेड बाई आई सी प्लस 1। एंड जस्ट लेट मी नो, क्या ये आई ई बाई आई सी को कोई टर्म हम कहते हैं क्या? आंसर इज यस, इट इज नथिंग बट 1 बाई अल्फा, दिस वन इज नथिंग बट 1 बाई बीटा, और ये तो हमारे पास 1 है ही। तो क्या ये रिलेशन हमारे पास यहां से आ गया क्या? तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1। इफ यू रीअरेंज देम, यू शुड राइट अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। आप आराम से इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कभी बीटा को डायरेक्टली लिखने का मन हुआ तो फिर से एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप लिखोगे 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 by alpha minus 1, which can be written as beta is equal to alpha divided by 1 minus alpha. Is it okay? तो क्या ये दो रिलेशंस आपको क्लियर हैं बेटा? तो बहुत मुश्किल रिलेशंस हैं मुझे नहीं लगता, है ना, आराम से याद रखा जा सकता है। तो कभी बेटा अल्फा दिया हुआ हो बीटा की जरूरत हो, बीटा दिया हुआ हो अल्फा की जरूरत हो, वी कैन यूज द रिलेशन फॉर गेटिंग एन आंसर, है ना। और जहां तक बेटा इस ट्रांस कंडक्टेंस का बात है, इट इज अ टर्म एक्चुअली, और आप देखोगे तो नीट में एक साल इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया था, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी
which is just used to represent change in collector current with respect to change in base emitter voltage। मतलब जो हमारा आउटपुट का करंट है उसका इनपुट वोल्टेज के साथ क्या वेरिएशन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये काम में आता है ना। और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा आईसी को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूं तो क्या मैं उसको V आउटपुट डिवाइडेड बाई R लिख सकता हूं। V आउटपुट बाई V इनपुट हमारे पास वोल्टेज गेन बन जाएगा और नीचे लोड रेजिस्टेंस जो है वो हमारा बचा रह जाएगा। तो आप इसको चाहो तो आराम से वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाई लोड रेजिस्टेंस है ना, R आउटपुट, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ के सर के ऊपर से चला गया होगा, 1 मिनट में देख लो आप यहाँ पे। मैंने यहाँ बोला बेटा कि डेल्टा आईसी को मैं अगर V आउट डिवाइडेड बाई R लिखूं तो कोई दिक्कत है नहीं ना। V आउट बाई V इन क्या होता है, बीटा सॉरी AV वोल्टेज गेन, देखो मैंने वही वोल्टेज गेन लिख दिया है और डिवाइड किससे कर दिया है, RL से। बस यही काम था बेटा, और कुछ नहीं। तो ट्रांस कंडक्टेंस भी क्लियर हो गया क्या आपको। नाउ कम टू द बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेटिव पार्ट। एक दो बेसिक इंफॉर्मेशन और हमारे पास बचे हुए हैं, उन सबको हम लोग अब देखते चलते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं बेटा, ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विच की तरह भी काम में लेकर आ सकते हैं। स्विच का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ करना, सर्किट ऑन सर्किट ऑफ, ये करना है ना। यहाँ पे लेकिन इसके साथ 3 प्रॉपर्टीज एसोसिएट हो जाती हैं। पहला, हम लोग को हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को हम कट ऑफ मोड में यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को हम लोग सैचुरेशन मोड में यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी तक जितनी चीजें हम पढ़ रहे थे सब एक्टिव मोड था। हम लोग जो 2 मिनट बेटा, जस्ट 2 मिनट नहीं बेटा, ये डायरेक्ट पूछते हैं कि एक्टिव मोड में हो तो हमारा इमीटर बेस कैसा होता है, बेस कलेक्टर कैसा होता है। तो ये तो मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये इनके लिए रट के रखना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना। तो मैं अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से इसको सुनना। मैं आपको बता रहा था बेटा कि ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह काम में लेकर आते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द जोन जो है वो एक्टिव जोन है। जो अभी आप एम्पलीफिकेशन एक्शन देख रहे थे, इट इज बेसिकली एक्टिव जोन है ना, वो सिंपल एक्टिव जोन था। उससे पहले का जोन, जब यहाँ पे करंट फ्लो हो ही नहीं रहा था, याद है नी वोल्टेज की बात की थी हमने, तो नी वोल्टेज से पहले का जो पार्ट था, दिस पार्ट इज बेसिकली कट ऑफ मोड, वहां पे अभी बंद था, वो खत्म था अभी, है ना। और सैचुरेशन मोड क्या हो गया, एक बार जब करंट, याद है वो जो फ्लैट कर्व होता है हमारा, जब हमारा फ्लैट जोन चला आता है ना, जहां पे करंट की वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो जाती है, वो बढ़ नहीं रही है, जो भी है वो वही की वही रहने वाली है, इट इज कॉल्ड बेसिकली सैचुरेशन मोड। तो हम लोग यहाँ पे इस सर्किट के हेल्प से इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इनपुट साइड के वोल्टेज को लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए। एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं इनपुट साइड के वोल्टेज को लिख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा भाई ऐसा है कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज IB मल्टीप्लाइड बाई RB। यहां जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस आपको बोला था, दिस वन इज नथिंग बट VBE। तो अगर मैं इस VBE को IB इंटू RB से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मुझे इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा। मैंने वही लिखा है ना, V इनपुट इज नथिंग बट IB इंटू RB प्लस VBE। अब सेकेंड साइड में आते हैं, आउटपुट साइड में आते हैं। आउटपुट के लिए मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो इट इज नथिंग बट VCC माइनस IC इंटू RC। देखो तो ये लिखा हुआ है क्या, VCC इंटू IC इंटू RC। डन है। इनिशियली अगर IB 0 है तो IC भी 0 होगा। इस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ मोड बोलते हैं। दूसरा, बाकी तो वर्किंग के समय तो भी हमने वर्किंग इसकी देखी है, इट विल यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन एक्शन। और जब हमारे पास IB की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी तो IC भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये VCC और IC इंटू RC बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर हो गए तो आउटपुट 0 मिलना शुरू हो जाएगा क्या, हाँ या ना, क्या आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये हमारे फिर दूसरे मोड में चला जाएगा, है ना। तो ऐसे इसको ध्यान में ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है। ये सच में इसको आप पढ़ो ना पढ़ो दोनों बराबर है। अब आप पैकेज में देखते बोलते सर ने नहीं पढ़ाया तो दिक्कत होती, इसलिए मैंने बस लिखा दिया। आपके लिए जो काम की चीज है वो ये चार्ट है।
ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा क्या जाएगा, ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन एक्टिव मोड, देन इट्स emitter base side and base collector side is working in which type of biased arrangement। तो आपको लिखना होगा कि इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस में होगा और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में होगा। और ये कंप्लीटली मेमोराइज करने वाली चीज है, आप इसको याद कर लेना, है ना। हो सकता है पैकेज में लिखा हुआ भी नहीं हो, इसको रट लेना, दिमाग में बिठा लेना। नहीं बेटा, उसको रेजिस्टेंस गेन कहा नहीं था, आप लगता है मिस कर गए पॉइंट को। मैंने बोला इट इज बीटा AC स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन। दिस आर आउटपुट बाई आर इनपुट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन, है ना। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है ना, वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे जो आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस है और जो इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है, इन दोनों के रेशियो को हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन का नाम दिया है। हमने वोल्टेज पावर गेन को हमने रेजिस्टेंस गेन नहीं कहा है ना। ओके बेटा, चलो फिर तो अब मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। लास्ट पॉइंट आपके लिए भी फिर कुछ फॉर्मूले लेकर आया है। फॉर्मूलों पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं, थियरी पे ध्यान देते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। मान लो कि मैं झूले का एग्जांपल लेता हूँ। झूला हम लोग झूल रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा था, है ना। हम जानते हैं एयर के ड्रैग के कारण हमारा एम्पलीट्यूड कम होता है, तो हम करते क्या है, एम्पलीट्यूड को फिर से मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा उसको पुश कर देते हैं। वो क्या होता है, अपने एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर लेता है क्या। हम लोग ट्रांजिस्टर को टैंक सर्किट में यूज करते हैं, जो कि हमारा बेसिकली एलसी ऑसिलेशन सर्किट है। एलसी ऑसिलेशन अगर आपको मैंने पढ़ाया है या आपने पढ़ा है, शायद उस क्लास को मैंने नहीं लिया था, किसी और ने लिया था, तो अगर हम एलसी ऑसिलेशन थोड़ा सा याद रखे हुए हैं तो हमें ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट होगी हमारे, हमें ये बिल्कुल याद होगी कि इस कॉन्फ़िगरेशन में हम मानते हैं एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सम ऑफ द एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। तो होगा क्या, हम इनपुट कुछ और दे रहे हैं, आउटपुट हमारा नहीं मिलेगा वहां पे। हम देखो यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन के साथ एक सीई एम्पलीफायर जोड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये पावर को बढ़ा के दे मुझे, ये वोल्टेज को बढ़ा के दे मुझे। मैं यहाँ पे कम वोल्टेज सप्लाई करूं, ये मुझे ज्यादा दे। तो इनपुट साइड में मान लो मैंने इसको 10 वोल्ट दिया था और ये उसको निकाल के बेटा 100 वोल्ट बना के मुझे आउटपुट में प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कुछ देर में अगर इनपुट साइड की एनर्जी कम हो जाएगी, मान लो कि ये सिर्फ 9 वोल्ट ही रह गया, तब तो ये सिर्फ 90 ही मुझे प्रोवाइड कर पाएगा ना, हाँ या ना। इज इट ओके और नॉट। अगर ये कम हो गया तो ये तो मुझे 90 ही प्रोवाइड कर पाएगा ना। मैं चाहता हूं कि ये 100 ही दे, तो अब इसको 100 नहीं दे, चलो 99 तक हम काम चला लेंगे। तो मैं अब क्या करूंगा यहाँ पे, मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ पे, सिंपल कि जब ये 10 से 9 हुआ होगा ना, ये 10 था, 10 से घट के क्या हुआ, 9 हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास 100 आ रहा था। 100 में से 99 तो मैंने बाहर निकाल दिया, एक को मैंने वापस भेज दिया फिर से सर्किट में। तो एक जैसे ही सर्किट में गया, क्या ये 9 प्लस 1 फिर से 10 हो गया। 10 हुआ तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना मिलेगा मुझे, 100। फिर से मैंने वहां से एक निकाला, वापस यहाँ भेज दिया। वो 10 घट के जब तक 9 होता नहीं कि एक मैंने वहां पे फिर से इनपुट दे दिया। क्या वो अपने इस पूरे के पूरे इनपुट आउटपुट को मेंटेन रख लेगा इससे। इज इट ओके और नॉट, जस्ट लेट मी नो बेटा, क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं। 8 हो गया तो 2 भेज देंगे, सही बात है ना। मैंने बस इतना आपको बोला बेटा कि जितना कम हो रहा है उतना मैंने आउटपुट साइड से निकाला और इसको भेज दिया, जिससे ये वैल्यू हमेशा मेंटेन रहे। इसलिए बेटा ऐसे एम्पलीफायर को हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं, और ये ऑसिलेशन को मेंटेन करता है। जस्ट बेटा आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग योर क्लास। मैं ऐसे एक्सटेंड कर नहीं रहा हूं, देखता हूं जब तक बंद ना हो जाए, इसलिए बस मैंने बढ़ा दिया, है ना। तो मैंने आपको बोला बेटा कि हमारे पास क्या है, 10 थी वैल्यू, 10 को ये 100 बना रहा था और एनर्जी लॉस होके ये 9 हो जा रही थी। 9 होती तो ये 90 ही देने लगता ना। मैं 90 नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 100 मिले इससे। तो मैं क्या करूंगा, 100 जो यहाँ से मिल रहा था ना, इसमें से 99 को तो बाहर आउटपुट में दे दूंगा और एक को वापस से सर्किट में भेज दूंगा। एक जब वापस से सर्किट में चला जाएगा तो क्या होगा, जो 10 घट के 9 हो रहा था उसमें वो 1 ऐड हो जाएगा एंड अगेन इट बिकम्स 10। और 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे रिजल्ट कितना मिलना है, 100 मिलना है, वो 100 फिर से मिल जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसको हम लोग बेटा यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर मानते हैं। तो
इस सर्किट में जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये मोह माया है, इसको भी छोड़ देना, मैं इसको अगली क्लास में आपको बता दूंगा, है ना। आई विल एक्सप्लेन देम इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। हाँ बेटा, ये लगातार ऑसिलेट करता रहेगा, ये वैल्यू लगातार चलती रहेगी हमारी, तो इसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। हाँ ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है, मजा आना भी चाहिए। हाँ तो ये बार बार 99 ही मिलेगा। मैंने एक नॉर्मल सा बात आपको बताया बेटा, आप शायद ज्यादा भावनाओं में चले गए। ये 100 और 19 की कोई वैल्यू नहीं, मैंने आपको एक चीज सिखाई कि बेटा क्या होता कि एनर्जी लॉस होता जाता ना, 10 से 9 होता, 9 से 8 होता, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट मिल रहा था वो रिजल्ट हमारा कम होता चला जाता। हम उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट साइड से एक छोटा सा इनपुट निकाल के हमने इनपुट में फिर से फीडबैक कर दिया, इसको हम लोग फीडबैक कर दिए। फीडबैक करने से वो मेंटेन रह गए, झूले का एम्पलीट्यूड हमारा फिक्स रह गया। कैसे रह गया, जब भी कम हो रहा था मैंने हल्का सा पुश कर दिया, पुश कर दिया तो वो चीज क्या रह गई, मेंटेन रह गई हमारी। बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, इट विल बी जस्ट वर्क लाइक फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन की तरह आपका काम करता रहेगा। ओके डन। चलो फिर तो मैं यहीं पे आज की क्लास एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं फिर अगली क्लास में बेटा। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर।